मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और यहां पर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक न्यू चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम हॉल के लिए। और यहाँ से 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम दो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना टाइम के हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और इसका थ्योरी पार्ट हम एक पार्ट में करेंगे और इसका MCQ सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो आइए थ्योरी पार्ट को हम यहाँ से देखने का कोशिश करते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। आइए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। यानी कि कह रहा है कि जितने भी धनिक वर्ग थे ना भारत में, वो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या करते थे, भू संपत्ति में ज़्यादा निवेश करते थे और जो उद्योग था ना उस पर वो ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, जिससे भारत में उस समय उद्योगों का विकास एकदम रुक गया था, ठप पड़ गया था। उद्योग का अच्छे से विकास नहीं हो पाया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया, जिसे इस्तेमारी, जमींदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक भू राजस्व की नई पद्धति लाई थी जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त। याद रखिएगा इसको 1790 में ही लाया गया था गाइस, लेकिन इसको जो परमानेंट किया गया था वो 1793 में किया गया था, जिस कारण इसको 1793 का डेट माना जाता है। इसे इस्तेमारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी, विस्वेदारी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आप पूरा याद रखिएगा। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र तक लागू था। तो ये पूरा नाम याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पर लागू था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यानी कि मान लीजिए कि ब्रिटिश का भारत में 100% हिस्सा है, मतलब 100 एकड़ ज़मीन है, तो 19 एकड़ में या 19% में क्या लागू था, अस्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग कंपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखती थी। मतलब जो भी है वो अपनी सेवा जो करती थी ना जमींदार, वो अपने पास रखती थी। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 11 रुपये यहाँ पर मुनाफा हुआ, एग्जाम्पल मान लो, तो 10 रुपया क्या करना है, कंपनी को देना है। कौन देगा, जो ज़मींदार। और बाकी का 1 रुपया क्या करेंगे, वो अपने पास रखेंगे, ताकि उन्होंने क्या दिया है, सेवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है गाइस कि यहाँ पर जो कंपनी होती थी वो सीधे ज़मींदार से कांटेक्ट करते थे, और ज़मींदार किसान से टैक्स लाकर किसको देते थे, अंग्रेजों को। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ज़मींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यानी कि कह रहे हैं कि अस्थायी बंदोबस्त भारत में लागू हुआ 1793 में, बट मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था का बता दूं ये 1792 में ही आया था, मगर ये कुछ ही इलाका में लागू था। जैसे मद्रास जो है ना, वहाँ पर इसको लागू किया गया था, अन्य जगह पर यह लागू नहीं था। बाद में इसको अन्य जगहों पर लागू किया गया था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल तथा असम के कुर्ग में लागू की गई। तो याद रखिएगा सबसे पहले इसको कहाँ लागू किया गया था, तमिलनाडु के बारामहल, मैंने बताया मद्रास में, फिर बम्बई में कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग के कुछ क्षेत्र में इसे लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि जो किसान होता था ना, यहाँ पर किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया था। जहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त में हम ज़मींदारों से कांटेक्ट किए थे, मतलब अंग्रेज जो थे वो ज़मींदारों से कांटेक्ट में थे, लेकिन यहाँ पर किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया और किसान ही डायरेक्ट कर देते थे किसको, कंपनी को। ठीक है, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में बहुत अच्छे से विकास नहीं देखने को मिला, क्योंकि ज़मींदार वहाँ पर बीच में कुछ परेशानियाँ कर देते थे। तो इसी के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में हमने क्या किया, डायरेक्ट किसान से किया। और याद रखिएगा रैयत मतलब ही होता है किसान। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। कह रहा है कि देखिए जहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त में जो कुल क्षेत्र था वो कितना था, 19% था,
है ना। लेकिन यहाँ पर कितना 51% क्षेत्र पर इसे लागू किया गया, और यहाँ पर लगान की दर काफ़ी ऊंची थी और कठोरता से लगान को किसानों से लिया भी जाता था। आइए तीसरी व्यवस्था देखते हैं। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल यानी कि जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। अब आता है महालवाड़ी प्रस्ताव। यहाँ पर क्या होता है कि पूरे गांव से एक साथ टैक्स लिया जाता है, और गांव का जो मुखिया होता था ना, वो इसे जमा करता था सभी से लेकर। समझ गए। आपने लगान मूवी देखा होगा, तो उस लगान मूवी में जो टैक्स की सिस्टम दिखाई गई है वो कौन सा है? महालवाड़ी व्यवस्था दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था, या ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ आदि में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भू क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा शामिल किया गया था। यानी कि हमने ऊपर में देखा कि 19% हिस्सा किसका था? रैयत अस्थाई बंदोबस्त का। और फिर हमने देखा 51% हिस्सा किसका था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का। और 30% हिस्सा हमने देखा किसका? इसका। कुल मिलाकर कितने हो गए? 100%। यानी कि कह रहा है यहाँ पर आपको कि जितने ब्रिटिश राज्य थे ना, उन सभी में कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं लागू थी। जैसा अस्थाई बंदोबस्त आपने ऊपर देखा उत्तरी राज्यों में ज़्यादातर लागू की। फिर आपने रैयतवाड़ी व्यवस्था देखा, वो ज़्यादातर लागू कहाँ थी? वो मद्रास में, बम्बई में, जैसे दक्षिण भारत में देखा जाए तो ज़्यादा लागू थी। और इस व्यवस्था को देखा जाए तो ये पंजाब के कुछ क्षेत्र में लागू की गई थी। मध्य प्रांत यानी कि मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में इसे लागू किया गया था। तो कहने का मतलब है कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ ब्रिटिश का साम्राज्य थे सभी जगह पर कोई ना कोई भू व्यवस्था लागू की गई थी। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार की गृह शुल्क यानी कि होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर की गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। इन सबको याद कर लीजिएगा गाइस। होम चार्जेस का मतलब क्या होता था? यहाँ पर जो दे रहा है इस होम चार्ज गृह शुल्कों का मतलब क्या होता था? ये सीधा क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। और इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें, इन सबको याद कर लीजिएगा लाइन बाय लाइन, और इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारत से बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, जो भारत के बाहर अंग्रेज युद्ध लड़ते थे तो वो ये होम चार्जेस से टैक्स नहीं लेते थे, मतलब पैसे नहीं लेते थे। ब्रिटिश काल में इंपेरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया गया था। यानी कि इंपेरियल प्रेफरेंस का शब्द का मतलब क्या था? जो ब्रिटेन जो थी ना, वो भारत में कोई भी चीज़ आयात करती थी उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो उसी को इंपेरियल प्रेफरेंस नाम का एक शब्द दिया गया था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लगता था, 9 के बराबर लगता था, 0% टैक्स लगता था। जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिगमन या अपवार ड्रेन ऑफ वेल्थ इसे कहा जाता है कि राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादाभाई नौरोजी धन के बहिगमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों में एवं पुस्तकों में क्या क्या कौन कौन पुस्तक थी और लेख थी, इसको नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादाभाई नौरोजी की है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया। यानी कि अंग्रेज भारत के धन को यहाँ से ले जाते थे और अपने लिए यूज़ करते थे। भारत में वो कोई भी चीज़ भेजते थे तो टैक्स नहीं लगने देते थे। यहाँ का धन वो इस्तेमाल करते थे ब्रिटेन में, और भारत को केवल एक कच्चे माल का निर्यातक के रूप में बनाकर रख दिया, आयातक के रूप में, निर्यातक के रूप में बनाकर रख दिया था कि भारत केवल कच्चा माल देता था और वहाँ से तैयार माल भारत को यहाँ पर लेना पड़ता था, वो भी टैक्स लगाकर। समझ गए गाइस? तो ये चीज़ को याद रखिएगा। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिगमन सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये क्वेश्चन आ चुका है, यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रति वर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया था
और याद रखिएगा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को मान लिया और समझा कि हाँ ये सच है, जो दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त ऐसे लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है। उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। और कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि अभी जो देश में परेशानियां हैं, जो भी गरीबी देखने को मिल रही है, उन सबका एक मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है बहिर्गमन के सिद्धांत। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास व भारत में आंग्ल सत्ता में बढ़े न नहीं संभव मानते थे। यानी कि जो सर सैयद अहमद खान थे वो मानते थे कि अंग्रेज का होना सही है। और याद रखिएगा यही एकमात्र व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खान जो ड्रेन ऑफ वेल्थ को नहीं मानते थे। दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ में विश्वास नहीं करते थे और साथ ही साथ ये कांग्रेस को भी नहीं मानते थे, कांग्रेस को ये दूर रखते थे। आइए, अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश काल के समय ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। ये हमने ऊपर देख लिया है कि जो भी ब्रिटिश जो हमारे अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे थे उस पर दादा भाई नौरोजी ने बहुत से पुस्तक लिखे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस प्रकार की पुस्तक। दादा भाई नौरोजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि अंग्रेज क्या कर रहा है? भारत को लूट रहा है, जिससे भारत क्या हो रहा है? गरीबी में चला जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही इन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, 1865 में दादा भाई नौरोजी ने वेमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर क्या किया था? लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका कार्य भारत के दुखों दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा गाइस, वो कौन से पार्टी से चुने गए थे? लिबरल, उदारवादी दल से चुने गए थे। और कहाँ चुने गए थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए पहले व्यक्ति थे। तो चलिए हमने इसका थ्योरी पार्ट कर लिया है। अब प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आज ही जस्ट 1 घंटा बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो हम अलग अलग करेंगे थ्योरी, फिर उसके बाद MCQ, ताकि आपको परेशानी ना हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप भी देखने में उत्सुक नहीं होते हो। आराम से आप देखना। और देखिए होम चार्जेस से पहला ही क्वेश्चन आया है, ये हम यहाँ पर जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। हमने ऊपर बताया था कि इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। आप भी अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बाय।